हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। ये वीडियो मगध का उत्कर्ष टॉपिक से रहने वाला है और लूसेंट 100 डेज चैलेंज का आज लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक होने वाला है मगध का उत्कर्ष टॉपिक से होने वाला है, काफी इम्पोर्टेंट है और पूरा लूसेंट का सीरीज चल रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है। देखिए, सबसे पहला वंश जो पढ़ेंगे मगध में वो बृहदत्त वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सबसे प्राचीन वंश है मगध का। ठीक, जिसके संस्थापक राजा बृहदत्त थे और इसकी राजधानी जो थी वो ग्रीवरिज थी, जो आज के राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, और प्रमुख शासक कौन थे तो याद रखिए कि जरासंध थे। तो बृहदत्त के पुत्र जो थे वही जरासंध थे। जरासंध का बात और बृहदत्त का जो है वो महाभारत महाकाव्य में भी इसका वर्णन मिलता है। जरासंध इनका नाम पड़ने के पीछे एक बात है कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये दो पार्ट में थे, दो पार्ट में इनका जन्म हुआ था। तो एक राक्षसी थी जरा नाम की, तो जरा नाम की राक्षसी जो थी उनको जोड़ दी थी, मतलब सांद दिए थे। तो जरा नाम के जो राक्षसी थे वो सांदे थे, इसीलिए इनका नाम पड़ता है जरासंध। ठीक है, बाकी दो पार्ट में ऐसा माना जाता है महाकाव्यों के हिसाब से, उसमें ऐसा है। दूसरा जो वंश आता है वो आता है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं तो बिंबिसार रहते हैं, अजात शत्रु और उदयीन रहते हैं, ये प्रमुख शासक रहते हैं। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, जो कि गद्दी पर बैठता है 544 ईसा पूर्व में, और किसके तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और समझेंगे एक बात की ये ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य में मिला लेता है, को मगध में मिला लेता है। ठीक है, अंग राज्य को किस में मिला लेता है, मगध में मिला लेता है। और राजधानी क्या करता है ये, तो राजगीर का निर्माण करके उसे अपना राजधानी बनाता है। तो याद रखेंगे बिंबिसार जो रहता है राजगिरी को अपना राजधानी चुकी है बनाता है, और यह ब्रह्मदत्त को हटा करके अंग राज्य को मगध में ये मिला लेता है बिंबिसार। ठीक, यहां से समझ में आता है मगध का उत्कर्ष। दूसरी बात यह है, शासन काल तो समझते हैं, तो लगभग लगभग 52 वर्ष यानी कि 52 वर्षों तक शासन करता है मगध की गद्दी पर। इसके बाद आ जाता है इसके एक राजा था, तो राजवैद्य भी होगा। तो राजवैद्य का नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था जीवक। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझते हैं, क्योंकि इस जीवक को इसने बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। ठीक है, सेवा करने के लिए जीवक को, क्योंकि जीवक क्या था, राज वैद्य था। और एक और आदमी को, जिसको अवंती के राजा प्रघोत को के पांडु रोग यानी कि इसको हम पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कह लो, वो ग्रसित होने पर जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, राजवैद्य को, जिसका नाम था जीवक, अवंती के राजा के पास भी भेजा था और महात्मा बुद्ध के पास भी भेजा था। अब वैवाहिक संबंध और इसके नीतियों के बारे में समझते हैं। तो तीन महिलाओं से विवाह करता है महाकोशला, एक का नाम था चलना और एक का नाम था क्षेमा। अब समझते हैं तीनों थी कौन। देखिए, महाकोशला जो थी वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और चलना जो थी वैशाली के चेटक की पुत्री थी। वैशाली आज के बिहार में ही पड़ता है। और क्षेमा जो थी वो मद्र देशी, मद्र जो कि आधुनिक पंजाब पड़ता है, वहां की राजकुमारी थी। तो तीन महिलाओं से विवाह करता है, महाकोशला, चलना और क्षेमा। कौन, बिंबिसार के बारे में समझ में आ गया। और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अजात शत्रु, उसी ने इसकी हत्या कर दिया था। ठीक है, बिंबिसार का हत्या करके क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब जब गद्दी पर बैठेगा अजात शत्रु, तो हम अब पढ़ने वाले हैं अजात शत्रु के बारे में। ठीक, देखिए अजात शत्रु जो रहता है 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। इसको कुनिक भी कहा जाता है, कुनिक। ठीक है, और ये लगभग लगभग 32 वर्षों तक मगध के गद्दी पर शासन करता है। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पिता जो थे बिंबिसार, और ये जो अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु
जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। क्या नाम था? वर्षकार। इसी के सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। ये प्रश्न याद फंसता है पेपर में, ठीक है, कि वर्षकार जो था ना इसका मंत्री था और इसी की सहायता से अजात शत्रु क्या करता है? वैशाली पर विजय प्राप्त करता है। और इसकी भी हत्या, अजात शत्रु की हत्या कौन कर देता है? तो इसका बेटा कर देता है जिसका नाम रहता है उदयीन, ठीक है। तो अजात शत्रु बिंबिसार का हत्या करता है और अजात शत्रु का हत्या कर देता है इसका बेटा उदयीन, है ना। कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े से ही सीखते हैं। लो, सीख के तुम गए काम से, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं उदयीन के बारे में कुछ। हत्या करेगा तो अब कब गद्दी पर बैठेगा करके? तो 461 ईसा पूर्व में। और पाटली ग्राम की स्थापना करता है। ये किसकी करता है? पाटली ग्राम की। और ये जैन धर्म का अनुयायी था ये भी। अंतिम राजा जो इसका रहता है, हर्यक वंश का अंतिम राजा जो रहता है वो नागदत्त रहता है। इसी का बेटा उदयीन का पुत्र रहता है नागदत्त, ठीक। और नागदत्त के बाद ये बहुत अयोग्य शासक था, कोई बड़ा मतलब कि प्रतापी शासक नहीं था। समझ में आ गया? तो इसको हटा देता है एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है शिशुनाग। और शिशुनाग इसको, नागदत्त को हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो ये जो हर्यक वंश जो रहता है वो अब खत्म होता है। अब यहाँ से शिशुनाग वंश शुरू होता है, ठीक। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन रहता है? तो शिशुनाग रहता है। और ये शिशुनाग आपको पता होगा कि ये नागदत्त जो था ना उसी का अमात्य था, ठीक है, उसी का अमात्य था। और ये 412 ईसा पूर्व में स्थापना करता है शिशुनाग वंश की, ठीक है। और वर्तमान राजधानी जो रहती है इसकी पाटलिपुत्र से हटाकर ये वैशाली में स्थापित कर देता है। पाटलिपुत्र से हटाकर क्या कर देता है? वैशाली में स्थापित कर देता है, जिसका नाम था शिशुनाग, ठीक। और राजधानी को, इसका जो उत्तराधिकारी रहता है जिसका नाम है कालाशोक, ठीक है। और कालाशोक क्या करता है कि पुनः वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र राजधानी को बना देता है ना। यानी कि शिशुनाग क्या करता है? तो पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाता है और इसका जो उत्तराधिकारी रहता है वो वापस वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी को ले आता है। और इसका अंतिम शासक जो रहता है वो रहता है नंदीवर्धन, ठीक है। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नंद वंश के बारे में, जो कि अंतिम राजा रहता है। नंद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके बाद फिर मौर्य वंश आ जाता है मगध के गद्दी पर। तो नंद वंश के बारे में समझते हैं। संस्थापक जो रहता है महापद्मानंद रहता है और अंतिम शासक जो रहता है इसका धनानंद रहता है, ठीक है। क्योंकि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य जो रहता है हराकर गद्दी पर बैठ जाता है। और धनानंद जो था ना ये सिकंदर के समकालीन था, याद रखेंगे इस बात को, सिकंदर के समकालीन था। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। और मगध में एक नए वंश का स्थापना किया था, उसका पड़ा था मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश अब यहाँ से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो अब थोड़ा समझते हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर कौन था समझेंगे कि इसका जो जन्म होता है वो 556 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। और इसका पिता का नाम रहता है फिलिप। क्या नाम रहता है? फिलिप रहता है। और यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है, मतलब इसका पिता जिसका नाम था फिलिप। और मृत्यु जो होती है वो 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दिया जाता है फिलिप का, जो कि सिकंदर के पिता रहते हैं। अब बोलेंगे सिकंदर के गुरु कौन थे? तो ये नाम याद रखिएगा, अरस्तु थे, ठीक है। अरस्तु, सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? अरस्तु नाम है। और भारत विजय अभियान पे पहुंचता है, प्रारंभ करता है 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। और इसका एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है सेलुकस निकेटर। तो ये याद रख लेंगे इसका नाम, सेलुकस निकेटर का, ठीक है। अब एक युद्ध करता है, जब भारत में आता है ना पूरा विश्व विजय पे निकला था, लेकिन भारत आता है तो ये हार जाता है, ठीक है।
क्योंकि भारतीयों से जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन किताबों में लिखा जाता है कि सिकंदरवा जीत गया रहा। ठीक है, सिकंदर जीत गया था, पर ऐसा कोई बात है नहीं, सिकंदर जीता ही नहीं था। समझ सकते हो कि इतना क्रूर शासक पूरा दुनिया को जीतने निकला था, लगभग लगभग जीतता भी है, लेकिन भारत में आके जीत के कैसे वापस लौट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जीता तो नहीं था, ये बात है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जिसको जो भारत में युद्ध करता है उसको कहते हैं हाइडेस पीस का युद्ध, या फिर इसको झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में था, तो याद रखिएगा, सिकंदर और पंजाब के एक शासक था जिसका नाम था पोरस। ठीक है, इसको पुरु भी कहा जाता था। तो पंजाब के शासक थे पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम पड़ता है हाइडेस पीस के युद्ध। ठीक है, हाइडेस पीस का युद्ध, या फिर इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, झेलम का पुराना नाम जो है वितस्ता है, तो नाम याद रखें, कभी कभी वितस्ता के युद्ध के भी नाम से वर्णन कर दिया जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो इसमें लड़ता है, नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं कि लड़ा युद्ध तो हुआ क्या। तो हुआ ऐसे कि इसका जो सेना जो थी इसकी, वो सेना नदी पार करने से, जो कि व्यास नदी रहती है, उस पार करने से इनकार कर देता, पहले ही हार मान जाता है, क्योंकि सेना बहुत दूर से लड़ के आ रही है, थकी हारी है। और वैसे भी पोरस के पास हाथियों का झुंड था, है ना, हाथी सेना का झुंड था। देखता उसका सेना पगला जाता था, है ना, डर गया सारा का सारा। और ये भी बात, एक डर भी था, और दूसरी बात यह है कि व्यास नदी को पार करने से इसकी सेना इनकार कर दिया था। ठीक, ऐसा ग्रंथ मिलता है हिस्टोरियन के द्वारा। और ये वापस चला जाता है, ठीक है, अपने देश वापस चला जाता है स्थल मार्ग से होते हुए। 325 ईसा पूर्व में ये भारत से वापस लौट जाता है मैसेडोनिया, जिसको मकदूनिया भी कहते हैं हिंदी में। ये वैसे भी सिकंदर जो रहता है मैसेडोनिया का शासक रहता है, जिसको हिंदी में मकदूनिया भी कहते हैं। और इसका मृत्यु होता है आगे चल के 323 ईसा पूर्व में, कहा होता था, बेबीलोन में हो जाता है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका आयु लगभग 33 वर्ष की अवस्था रहता है। ठीक है, इसका एक फेमस जल सेनापति था, उसका नाम याद रख लेंगे, जिसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था, निर्याकस नाम था, क्योंकि इसका नाम आता है आगे। ठीक है, तो इसका नाम याद रख लेंगे। और ये सेलुकस निकेटर जो रहता है इसका प्रमुख सेनापति रहता है, और जो निर्याकस रहता है इसका जल सेनापति रहता है, दोनों में फर्क है। ठीक, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है यहीं तक, क्योंकि कल जब हम पढ़ेंगे तो मौर्य वंश को बहुत विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो मेहनत को देखते हुए जरूर लाइक करिए।